नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ण परिचय के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। कल हमने वर्ण परिचय के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो वर्ण थे उन वर्णों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज हम जो वर्ण है यानी वर्ण की परिभाषा हमने कल पढ़ी थी कि जिन सब वर्णों का हम यानी जिन अक्षरों का हम खंडन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं या अक्षरों का दूसरा नाम ही वर्ण माना जाता है। आज हम वर्णों के जो अलग अलग भेद हैं, अलग अलग प्रकार है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो माहेश्वर सूत्र पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसके अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णों को संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत भाषा में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषायां वर्णः भाग त्रय यानी संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्णों के 3 भाग है, जिसमें सबसे पहले आता है अच वर्ण है, जिन्हें हम हिंदी के अंदर कहते हैं स्वर, यानी स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता है अच। जब हमने कल जो महेश्वर सूत्र पढ़ा था उसमें अ से लेकर के च तक के जो भी वर्ण है वो अच के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। फिर है दूसरा व्यंजन वर्ण, यानी जो स्वरों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है व्यंजन कहलाता है। वैसे जो स्वर होता है इसका उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और व्यंजन है जिन्हें हम हल कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र का जो दूसरा पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था ह से लेकर के ल तक, जिसको हम हल के अंतर्गत जानते हैं, ये जो सारे हैं व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर है तीसरा भाग आयोगवः यस्य उच्चारणं स्वरस्य पश्चात् सन्ति, यानी इनका जो उच्चारण है स्वरों के बाद में होता है, स्वरों के पश्चात होता है। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे ये है रामम, तो ये ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे लिखते हैं रामम। तो ये है आयुर्वाद के अंतर्गत आता है। कहने का अर्थ है जो स्वर के बाद में जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम आयुर्वाद कहते हैं। ये थे वर्णों के 3 भाग, स्वर जैसे अच, हल और आयुर्वाद। अब सबसे पहले हम स्वर यानी अच के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो स्वर है वो कौन से होते हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, यानी इन स्वरों का उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख विवर में कहीं पर भी इस हवा का जो स्पर्श नहीं होते हुए सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है, वे है अच कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये जो सारे के सारे वर्ण हैं इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जो मुख के अंदर कहीं पर भी हवा का जो स्पर्श नहीं होते हुए सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है, इसलिए इनको स्वतंत्र जो है इसका उच्चारण होता है। अब स्वरों को हम 3 भागों के अंतर्गत, वैसे स्वर है जैसे कुल है स्वर 13 स्वर माने जाते हैं, जिसमें आपके सामने लिखा है अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो है 13 स्वर संस्कृत भाषा के अंतर्गत माने गए हैं, जबकि हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 ही मानी गई है। अब स्वरों का जो वर्गीकरण है, यानी इन स्वरों को भी हम 3 भागों के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उच्चारण काल, यानी उच्चारण का जो समय होता है उसके आधार पर या मात्रा आधारित, यानी
उच्चारण कह सकते हैं या मात्रा कह सकते हैं। इसके आधार पर स्वरों को हम 3 भागों के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ये देखिए ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, फिर है प्लुत स्वर। यानी ये जो स्वर है यानी अच को हम 3 भागों के अंतर्गत बांटते हैं। जो संस्कृत के अंतर्गत है अच है, स्वर है, उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला देखिए ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। अब कहने से ही अर्थ होता है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। यानी वे जो स्वर है ये सा स्वराणाम उच्चारणे एक मात्राहाय समय प्रयुज्यन्ते तान ह्रस्व स्वर कथ्यन्ति। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा के समय का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इनको हम मूल स्वर के रूप में भी संस्कृत के अंतर्गत पहचानते हैं। और इन ह्रस्व स्वर है, इनकी जो संख्या है वो 5 होती है। जैसे अ, ई, उ, री और री। ये जो 5 है इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन स्वरों के माध्यम से ही दूसरे अन्य स्वरों का क्या है उच्चारण हुआ है। तो ये जो ह्रस्व स्वर है ये 5 माने गए हैं। अब आपके सामने आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से दुगुनी यानी इसकी हम परिभाषा ये कह सकते हैं, ये सा स्वराणाम उच्चारणे द्वे मात्रायोः समय प्रयुज्यन्ते तान दीर्घ स्वर कथ्यन्ति। यानी जिन जो है स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का जो समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 8 मानी जाती है और इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है मूल स्वरों के साथ में संयोग करके इनका उच्चारण होता है। जैसे मूल स्वर के अंतर्गत ये जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आपके आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। ये इसका क्रम होता है, इस क्रम के अनुसार इनका उच्चारण होता है। अब देखिए इसमें से आ, ई, उ और री ये जो स्वर है ये ह्रस्व स्वर से मिलकर के बना। यानी अ के अंदर अ जोड़ा तो ये क्या बन गया आ, ई के अंदर ई का योग किया ये ई, उ के अंदर उ का किया तो ये उ और ई के अंदर ई का किया तो ये री। तो ये जो स्वर है ये तो ह्रस्व स्वर के संयोग से ये दोनों ही स्वर बने हैं। उसके बाद में देखिए ए, ओ, आई और औ ये जो स्वर है इन स्वरों का नहीं 2 स्वरों के सहयोग से इनका निर्माण हुआ है। जैसे अ के बाद में ई आई तो ये बन गया ए, और अ के बाद में उ आया तो ये बन गया ओ। जब हम हिंदी के अंतर्गत है गुण संधि का अध्ययन करेंगे तो इस तरह के जो शब्द आते हैं इनको हम गुण संधि के अंतर्गत लेते हैं। फिर इसी तरह देखिए अ के बाद में ए आया तो ये बन गया आई, और अ के बाद में ओ आया तो ये बन गया औ। मतलब अ के बाद में ए और ओ आने से यानी उन स्वरों के अंतर्गत वर्ती हो जाती है, तो ये जो है वर्ती जो संधि है उसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरह के आपके ये जो दीर्घ स्वर थे। अब ये दीर्घ स्वर के बाद में तीसरा स्वर आता है प्लुत स्वर। यानी इस स्वरों का उपयोग है वर्तमान समय में नहीं किया जाता, वर्तमान संस्कृत भाषा में नहीं किया जाता है, परंतु हमें जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत में जो स्वर है वो 3 भागों के अंतर्गत बांटे जाते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यदि आपसे कोई पूछ ले प्लुत स्वर क्या होता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण है दीर्घ जो स्वर है उससे भी अधिक समय लगता है।
कहने का अर्थ है कि मूल स्वर है उसके उच्चारण से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इन प्लुत स्वरों का प्रयोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत है, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत किया जाता था। वर्तमान समय में इसका प्रयोग नाम मात्र के रूप में किया जाता है और कहीं पे किया भी नहीं जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत ये होता है, जैसे अ लिखा है, अ के आगे ये 3 लिखा है, कहने का अर्थ है अ को 3 बार जितना जोर दे करके बोलते हैं तो ये इस तरह का इसमें जो उच्चारण होता है प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे हम ओम, तो ये उच्चारण करते हैं ना ओम का, तो ये जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी ध्वनि है लंबी होती है, इसलिए इसका उच्चारण है जो दीर्घ जो स्वर होता है उससे भी ज्यादा लगता है, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या है 9 मानी जाती है। कितनी? 9 मानी जाती है। अब देखिए संस्कृत के अंतर्गत है, मूल संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग अभी वर्तमान समय में किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ 13 स्वर माने जाते हैं। और यदि प्लुत स्वर को इसमें साथ में योग कर देते हैं तो ये टोटल 22 हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं देखिए, जिसमें ह्रस्व स्वर तो है आपके 5 और दीर्घ स्वर है 8, तो ये है 13। ये जो हमने पढ़ा था कि मूल स्वर है जो संस्कृत के अंतर्गत 13 है, और यदि इसको प्लुत को इसमें 9 जोड़ देते हैं तो ये टोटल है कितने हो जाते हैं 22, यानी 22 स्वर हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो वर्ण है, वर्णों का आज हम स्वरों का परिचय अध्ययन किया था, यानी जिसे हम अच कहते हैं। ये जो इसके अंतर्गत है स्वर जो 3 भागों में बांटे जाते हैं और कौन कौन से है इसकी विस्तृत जानकारी हमने आज अध्ययन की है। अब व्यंजन के बारे में यानी फल के बारे में अगले अध्याय के अंतर्गत हम वर्णन करेंगे।